नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चलते हुए ऐलान किया है कि इस बार कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पार्टी हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करके पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए वर्ग को एकजुट करने की रणनीति पर काम करेगी। आपको बता दें कि सपा ने निर्णय लिया है कि 15 मार्च को मनाई जाने वाली कांशीराम जयंती पर प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में श्रद्धांजलि सभाएं, सामाजिक न्याय पर चर्चा और पीडीए एकता का संदेश दिया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य कांशीराम के बहुजन आंदोलन की विरासत को अपने राजनीतिक एजेंडे से जोड़ना है। हाल के वर्षों में बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने के बाद दलित मतदाताओं पर कई दलों की नजर है। सपा ये स्थापित करने की कोशिश में है कि वो भी दलितों की असली हितैषी है, यानी वो ही सिर्फ असली हितैषी है। पार्टी पीडीए फॉर्मूले के जरिए बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। तो वहीं इसके ठीक उलट बहुजन समाज पार्टी ने भी आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण कार्ड चलते हुए जालौन जिले की माधोगढ़ विधानसभा सीट से आशीष पांडे को प्रभारी नियुक्त कर दिया है। बसपा की परंपरा के मुताबिक प्रभारियों को ही आमतौर पर अंतिम प्रत्याशी बनाया जाता है, इसलिए यह घोषणा पार्टी के पहले उम्मीदवार के रूप में देखी जा रही है। माधवगढ़ सीट पर बसपा ने ब्राह्मण चेहरे को आगे करके सोशल इंजीनियरिंग का संदेश देने की कोशिश की है। आशीष पांडे जो कुरौली क्षेत्र के एक व्यापारी हैं, जिन्हें पार्टी ने इस सीट पर संगठन मजबूत करने और चुनावी तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को जालौन में आयोजित एक संगठनात्मक बैठक और कार्यकर्ता सम्मेलन में बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार ने आशीष पांडे के नाम की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। इस मौके पर आशीष पांडे ने मायावती का आभार जताते हुए कहा कि वो पार्टी के निर्देश पर पूरी ताकत से क्षेत्र में काम करेंगे और बहुजन हित में जीत हासिल करेंगे। कुल मिलाकर 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव सपा और बसपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इसको देखते हुए दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक तैयार करने में जुट गई हैं और जातिगत समीकरणों को साधने में लगी हुई हैं। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े सवाल भी हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या मायावती का ब्राह्मण कार्ड बीएसपी को जीत दिलाएगा? आशीष पांडे को उम्मीदवार बनाना कितना कारगर साबित होगा? क्या अखिलेश का पीडीए कार्ड सफलता दिला पाएगी? कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस घोषित करना क्या मास्टर स्ट्रोक है? जातिगत समीकरण की राजनीति कितना फायदा देगी? आशीष पांडे को उम्मीदवार बनाना कितना कारगर साबित होगा और क्या अखिलेश का पीडीए कार्ड सफलता दिला पाएगी? कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस घोषित किया गया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं एक एक करके। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अतुल जी आपका बहुत स्वागत है। राजेंद्र सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। राजेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर श्रेयात हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी समर्थक हैं। श्रेयात साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक मैं आपका रुख करूंगी, अपडेट क्या है वो आपसे जान लेते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। चूंकि कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस मनाना, ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक समाजवादी पार्टी करना चाह रही है और इससे क्या लगता है समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या फिर बीएसपी के लिए एक बड़ी मुसीबत यहां पर खड़ी करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी? कई चुनाव में जो बड़ा वोट शेयर रहा है जो जीत हार निर्धारित करता है और सीधे तौर पर बार बार हुए चुनावों में ये बात छनकर सामने आई है कि राजनीतिक तौर पर उस
वोट बैंक के साथ रहने से ही जीत निश्चित और सुनिश्चित होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनी, रिवर्सल रिसिप्रोकल इफेक्ट हुआ और वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आई। समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं उसी वोट बैंक के छिटकने की वजह से सरकार बनाती हुई नजर आई। MY फॉर्मूला देखने को मिला। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के बसपा सुप्रीमो मायावती के फॉर्मूले को कई गुना आगे बढ़ा दिया और बाकी जातियों के नेताओं को और उनके वोट बैंक को साथ लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती नजर आई है। उत्तर प्रदेश में हिट हुआ ये फॉर्मूला दोबारा दोहराने की सभी राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि PDA को खासतौर पर वो वोट बैंक जो कभी बसपा का हुआ करता था, फिर जिसके छटकने की वजह से समाजवादी पार्टी बहुमत में आई और फिर उसके पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख लेने की वजह से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 2 बार सत्ता में आई है। इसी वोट बैंक को साधने की हर राजनीतिक दल कोशिश कर रहा है। गाहे बगाहे निर्णयों में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती रही हैं। PDA के इस पूरे फॉर्मूले का फायदा समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में हुआ था और नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उठाया कई सीटों पर। इसके बाद अब विधानसभा चुनाव में भी ये फॉर्मूला कारगर साबित हो, इसके लिए कोई मौका राजनीतिक दल छोड़ने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी ने तो पार्टी के नाम से ज्यादा PDA का प्रचार किया है, यही वजह है उसके पीछे। और अब काशीराम जयंती को इस तरह से मनाना सीधे तौर पर यह बताता है कि विचारधारा की लड़ाई में अब वोट बैंक की लड़ाई आगे बढ़ गई है और वोट बैंक की लड़ाई में उस वोट को साधने की कोशिश हर कोई कर रहा है। मुस्लिम और यादव फॉर्मूले के साथ अब PDA का फॉर्मूला भी अपनाना समाजवादी पार्टी को जरूरी नजर आ रहा है, इसलिए यह फैसला लिया जा रहा है। और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भी रेसिप्रोकल इफेक्ट इस बार साबित होता है या नहीं, क्योंकि बीते कुछ चुनाव में उनका परफॉर्मेंस या वोट शेयर जिस तरह कम हुआ है, उसके बाद इस बार उम्मीद की जा रही है कि उनकी तरफ भी वोट शेयर दोबारा रेसिप्रोकल इफेक्ट की वजह से मूव कर सकता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम आ सकता है। इसीलिए उनकी तरफ से भी बूथ और ब्लॉक लेवल पर प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी भी साथ ही साथ सत्ता में बरकरार रहने के लिए अपना हर कदम उसी तरफ आगे बढ़ाती नजर आ रही है। मंडल अध्यक्षों की सूची आज जारी की गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद जो खुद OBC संवर्ग से आते हैं और उनकी तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि वो समाज जिसने भारतीय जनता पार्टी को इस तरह बढ़त दिलाई थी वो कहीं से छटकने ना पाए, उसकी सीधी छाया मंडल अध्यक्षों की सूची में देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में भी जो अलग अलग विंग्स हैं उनमें भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, उसमें भी ये तस्वीरें और फिर कैबिनेट एक्सपेंशन भी होगा, उसमें भी ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा मामला वोट बैंक पर निर्धारित है और सभी राजनीतिक दल इसी होड़ में है। जी बिल्कुल अभिषेक, चूंकि देखिए बसपा के संस्थापक हैं कांशीराम और अब उनकी जयंती को PDA दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी मना रही है, भुना रही है कि इस्तेमाल कर रही है, ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। श्रेया साहब, सबसे पहले अब मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। बसपा के संस्थापक रह चुके हैं कांशीराम जी और उनकी जयंती पर ये PDA दिवस किस तरह से देख रहे हैं आप? मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं समाजवादी पार्टी का या फिर अब एक मुसीबत या एक चुनौती आप यहां पर खड़ी होते हुए देख रहे हैं बसपा के लिए? समाजवादी पार्टी का ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत औसत दर्जे की राजनीति करती है और जहां तक बात है PDA की, तो जो PDA का जो फुल फॉर्म है वो समाजवादी पार्टी के किसी नेता को नहीं पता है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी भी PDA का आज तक सही फुल फॉर्म नहीं बता पाए। वो कभी P से पिछड़ा बताते हैं, P से कभी पंडित बताते हैं, D से कभी दलित बताएंगे, तो A से कभी अगड़ा बताएंगे, तो A से कभी अल्पसंख्यक बताएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मानवर कांशीराम साहब के नाम पर बने जनपद का नाम जो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए बनवाया था, नया जनपद, उसका नाम इसी PDA के मसीहा ने बदल दिया। दूसरी चीज एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि मानवर कांशीराम साहब के पूर्णिमा पे जो उत्तर प्रदेश में छुट्टी मिलती थी या जयंती पे जो छुट्टी मिलती थी उसको भी खत्म करने का काम इन्हीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। तो इतने सारे विपरीत काम करने के बाद आज PDA जयंती मना रहे हैं। तो उस समय तो स्मारकों को पत्थर बता रहे थे, बोल रहे थे ये अयाशी गड्ढे हैं, स्मारक हैं, पत्थर लगा दिया, और आज जब वोट की जरूरत पड़ी तो कांशीराम साहब याद आ रहे हैं। ठीक है
अतुल यादव जी, क्या रिएक्शन रहेगा? बहुत औसत दर्जे की राजनीति इसे बसपा कह रही है। काशीराम जी की जयंती, जिसको आप लोग पीडीए दिवस के रूप में मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जयंती को ही क्यों चुना गया है? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठ रहा है। पीडीए दिवस मनाना था, आप कोई भी दिन चुन सकते थे, लेकिन उनकी जयंती को इस तौर पर इस्तेमाल करना वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए, ये हजम नहीं कर पा रही है उत्तर प्रदेश की जनता। अपूर्वा सिंह जी, जो मान्यवर काशीराम जी के विचारों को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा रही है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मां बहन जी के द्वारा, जब आपने देखा होगा उन्होंने अक्टूबर माह में एक रैली करी थी, तो उन्होंने दलितों की बात नहीं करी और विपक्षी दलों को उन्होंने कोसना स्टार्ट किया। ना तो उन्होंने पीडीए वर्ग की बात करी, उन्होंने किसकी बात करी? भारतीय जनता पार्टी की बात करी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई की बात करी। ये नहीं देखा कि अमेठी में एक दलित के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ, उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। तो कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी है, वो किसके लिए काम करती है और किस पार्टी के लिए बी टीम के रूप में काम करती है, ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। कुछ नया बताइए, बी टीम सुन लीजिए, स्टार्ट करूंगा तो बोल नहीं पाओगे, है समर्थक जी? क्या बोल नहीं पाओगे? ऐसा है, ठीक है, जो भारतीय आराम से, आराम। बहुजन हाँ। समाज ठीक है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता है, जो बीजेपी की टीम है कि नहीं है? क्या उन्होंने बहन जी ने क्या बोलते, क्या योगी जी के समर्थन में बात रखी ना? तो काम करेगा, उसको तारीफ नहीं करी जाएगी क्या? जो विपक्षी दल है, आप कहां अपने विपक्षी दल है, एक मिनट, श्रेयात साहब एक मिनट रुक जाइए, उनकी बात कंप्लीट हो जाए, फिर आप अपना काउंटर क्वेश्चन रखिएगा। अब एक एक करके रिएक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो समझती है और बीटीएम हो तभी तो चिढ़ गए ना, बीटीएम सुनते चिढ़ गए। नहीं, देखिए, अब इस तरह से चिढ़ने चिढ़ाने वाली चीजें नहीं करिए सर। अभी शुरुआत है चर्चा की, शांति तरीके से पहले अपनी बात रख लीजिए। रुक जाइए, श्रेयात साहब रुक जाइए। जो है पीडीए दिवस बनाने की घोषणा करी है। बीटीएम क्या होता है? अरे बीटीएम हो ना, क्यों घबरा रहे हो? जनता जानती है ना। अपनी बहू लेके आओ बीजेपी के पार्टी में, बोलोगे बकवास करते हो आप। प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा आपका। नहीं, ठीक है, देखिए, इस तरह से टीका टिप्पणी नहीं। श्रेयात जी, इस तरह से टीका टिप्पणी नहीं सर, प्लीज। चर्चा हो रही है, शांति तरीके से चर्चा होने दीजिए, डिबेट की गरिमा बनाए रखिए प्लीज। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं दोनों मेहमानों से कह रही हूँ। ठीक है, अभी रुक जाइए। अतुल यादव जी अब रुक जाइए। मैं देवेंद्र जी से समझना चाहूंगी इस पूरे मामले को। देवेंद्र जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये एक तरफ श्रेयात जी कह रहे हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा चला रही है समाजवादी पार्टी, ये प्रोपेगेंडा हम चलने नहीं देंगे। मेरा सवाल यहाँ पर बहुत सिंपल सा है कि अगर पीडीए दिवस मनाना ही था तो कोई और दिन भी समाजवादी पार्टी चुन सकती थी। ये काशीराम जी की जयंती को ही क्यों चुना जा रहा है? और क्या समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है, क्या बीजेपी को भी ये लग रहा है कि बसपा काशीराम जी की उस लेगेसी को आगे लेके नहीं चल पा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी बखूबी इन चीजों को भुनाने में लगी हुई है? अपूर्वा जी, ये एक लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया है कि सबको अपनी अपनी आजादी है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर रही है और पहले 4 बार मुख्यमंत्री जब रह चुके हैं प्रदेश में, तो उन पर सवाल उठाने का या उस पर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी में एक ही दिक्कत है कि वो कभी बी टीम हमको ओवैसी बंधुओं की बताती है, कभी बहुजन समाज पार्टी की बताती है, लेकिन हम फिर भी यही कहते हैं कि राजनीति में अपने बल पर ही, अपने कंधे में अगर बल हो तो बंदूक चलाई जा सकती है, दूसरे के कंधे पर ज्यादा दिन नहीं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, आप मनाइए बाबा साहब की, काशीराम की, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी देखिए, ज्यादा कुछ करो या नहीं करो, हमने तो एक ही बात कह रखी है कि अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, उसमें ब्राह्मण ठाकुर भी हो सकता है, दलित एससी की, एससी एसटी की, ओबीसी की बात नहीं कर रहा मैं, उसको लेकर हम बात करते हैं। आप जातिगत समीकरण की, ठीक है, जो भी आप जनगणना भी मांग रहे हो, भी जाति के आधार पर मांग रहे हो, फिर उसमें जो है जब जाति की कोई बात आती है तो फिर आप जो एलिकेट करने खड़े हो जाते हैं कोई वोट के साथ। भाई सबसे ज्यादा जातिवाद तो आप फैला रहे हैं। देखिए पीडीए की बात, जब पीडीए की बात आती है, हमारे भाई ने पीडीए का, मैं पीडीए का हमेशा विश्लेषण कर
उसका साथ साथ पोस्टमार्टम भी कराता हूं और उसकी रिपोर्ट जो है ऑन रिकॉर्ड जो है चैनल पर बोलता हूं डंके की चोट पर कि इस देश में पीडीए की परिभाषा हकीकत में ही नहीं पता समाजवादी को। जो ए शब्द है ना उसमें दिक्कत है, दागदार है। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए की बात नहीं कर रही, लेकिन यह कह रही है कि आज देश में दलित की बेटी प्रधानमंत्री है, 4 बार इस देश में मुख्यमंत्री भी रही है। तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई एलिकेट नहीं है इस तरीके का। ये लोकतांत्रिक भावना है कि बहन जी के साथ भी हम कभी खड़े हुए थे और बाबा साहब का भी हम सम्मान करते हैं। 1952 कांग्रेस को याद होगा कि जीते हुए चुनाव को बाबा साहब को हराकर कब कब लोकतंत्र में कब कब कहां नहीं तोड़ा। आज वो लोग दलितवादी बन रहे हैं या दलितों के हितैषी बन रहे हैं। एक भी 75 वर्षों में ऐसी कोई योजना बता दें या समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब की तस्वीरें तोड़कर और इधर बागपत मुजफ्फरनगर, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट बागपत है, ट्रेनों में रख दी थी इनकी सरकारों में। ये कहते हैं कि ये जो है हमने हाथ बाबा साहब महिलाओं की तरफ उठा रहे थे इसलिए तोड़ दिया। ऐसे बयान हमने देखे थे। ये भूल रहे हैं इस तरीके की आप डॉक्टर अम्बेडकर वो देवेंद्र जी जो बाबा साहब के ठीक है, संविधान को अभी रुक जाइए अतुल यादव जी, अतुल यादव जी अभी रुक जाइए। मैं अभी तो सर शुरुआत हुआ है, अभी तो मैं पहला रिएक्शन ले रही हूँ। अभी राजेंद्र जी का भी सवाल है, उनसे भी सवाल है, एक बार उनसे भी सवाल ले लेते फिर आप बोलिएगा। राजेंद्र जी, काशीराम जी की जो राजनीति है वो हमने लगातार देखी है। जब वो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी की शुरुआत करी तो वो यही था कि कांग्रेस के जो पारंपरिक वोट बैंक थी, जो दलितों को लेकर जो एक वोट बैंक थी, उससे अलग उभरी है और इसी वजह से उन्होंने बसपा का गठन किया। बसपा को उन्होंने इतनी मजबूती के साथ खड़ा किया। क्या लग रहा है ये उनके दिवस को, उनकी जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी मनाने की कोशिश कर रही है, मना रही है, क्या दर्शाना चाहती है समाजवादी पार्टी इससे? आप पूर्वा जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई इंटरप्ट ना करे, समझे? नहीं, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, आप बोलिए। हाँ, क्योंकि जो बदतमीजी शुरू से ही हो रही है वो बहुत ही गलत है। इस तरीके से जो है ये डिबेट नहीं होती है राष्ट्रीय चैनल पर। ठीक है, बिल्कुल कोई किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं होगा, आप अपनी बात रखें। देखिए, मान्यवर काशीराम जी का जन्म 1934 में हुआ और 50 साल बाद उनने जो है बसपा का जो है निर्माण कह लीजिए या उसको उत्पन्न करना कह लीजिए या उसका गठन करना कह लीजिए, वो 50 साल बाद उन्होंने किया था। तो 50 साल तक क्या इस देश में दलित जो है क्या बिल्कुल अनाथ था? क्या उसके ऊपर कोई भी हाथ रखने वाला नहीं था? अगर हाथ नहीं रखा होता तो काशीराम जी भी इतने ऊपर नहीं आते। अगर कांग्रेस ने जो है अगर नहीं दिया होता, समझे, कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम जी को अनेक मंत्रालयों में जो है रखा था और उन्होंने उन मंत्रालयों में रह के दलित, पिछड़े, वंचित सबको जो है रोजगार देने का काम किया था। और जिस तरीके से रोजगार उन्होंने दिया उससे जो है आर्थिक स्थिति ठीक हुई और ऊपर उठ के आया दलित या वंचित सोच से जो भी था, समझे। तो मानवर साहब ने जो है इतने साल बाद, और क्या मानवर साहब, देखिए बाबा साहब के साथ तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि उनको घड़े से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। क्या मानवर साहब के साथ में कहीं ऐसा हुआ था? क्या ऐसा कहीं किसी ने पढ़ा है? समझे, कोई ऐसा वो नहीं था। लेकिन ये जिस तरीके से जो है एक डिमोलाइज करने का, समझे, दलित, और जो अभी ये बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं ये कह रहे थे कि 1952 में, अरे बाबा साहब की तो खुद जिद थी कि मैं चुनाव जो है अपने संगठन से लड़ूंगा, अपने सिंबल से लड़ूंगा, ना कि कांग्रेस ने उनको जो है किसी तरीके से जो है वो हानि पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस ने तो बाद में जो है उनको उसका जो समिति थी, मसौदा समिति, उसका सदस्य बनाने का काम किया था और एक सीट खाली करा के जो है बंगाल से तब जो है बाबा साहब को वहां भेजा था, समझे। तो ये लोग ना पढ़ते हैं और ना समझते हैं, बस बोलना शुरू कर देते हैं। ये भारत यूनिवर्सिटी का ज्ञान ले लेके, समझे, कहां से कहां इन्होंने देश को पहुंचा दिया। ये अभी भी जो है सही उस पर नहीं आ रहे हैं। अरे कम से कम पढ़ के आया करो, हैं? अगर बाबा साहब को कांग्रेस का समर्थन नहीं होता तो बाबा साहब
कभी जो है नहीं नहीं, उसके ठीक है, बाबा साहब को कांग्रेस का समर्थन था, बाबा साहब के साथ कांग्रेस ने क्या किया देखिए वो सब जानते हैं। अब उस विषय पर हम जाएंगे तो ये मुद्दा और गहरा होता चला जाएगा, डिबेट का जो टॉपिक है वो अलग हो जाएगा। राजेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये है, आपने कहा कि हमने कांशीराम जी को, कांग्रेस ने इतनी कांग्रेस का एक हाथ रहा उनके ऊपर, तब वो इतना फल फूल पाए। चलिए ठीक है, हमने ये भी मान लिया, फिर वो कांग्रेस से अलग क्यों हो गए? और अलग होने के बाद उन्होंने दलितों को लेकर एक जो बड़ी पार्टी बनाई। आज भी अगर हम उत्तर प्रदेश में बात कर ले, उत्तर प्रदेश के, अगर हम देश में भी अगर हम बात कर ले, तो दलितों का सबसे पहले जो एक पार्टी पर विश्वास है वो है बसपा पर है, वो है बहन मायावती पर है। वो विश्वास अभी तक ना तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी उस विश्वास को खत्म कर पाई है, ना ही कांग्रेस खत्म कर पाई है। फिर ये जो पीडीए दिवस मनाने की जो ये शुरुआत समाजवादी पार्टी कर रही है, ये काशीराम जयंती पर ही क्यों किया जा रहा है? या तो ये पहले करते, अगर आप इतने दलित हितैषी हैं तो समाजवादी पार्टी को ये पहले करना था, अब क्यों ये चीजें शुरू कर रही है? ये बड़ा सवाल है। मैं आऊंगी आपके पास श्रेया जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी इस सवाल के साथ, लेकिन एक सवाल यहाँ मेरे सहयोगी से, अभिषेक से। अभिषेक, देखिए बार बार यही सवाल उठ रहा है कि अगर पीडीए को लेकर ये समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर जो इस तरह से आगे बढ़ रही है, काशीराम जी की जयंती पर अब पीडीए दिवस मनाया जाएगा, मास्टर स्ट्रोक तो श्रेया जी ने रिफ्यूज कर दिया कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये बहुत औसत दर्जे की राजनीति है, इसका कोई असर ग्राउंड पर नहीं पड़ने वाला है, ना ही वोटर्स पर पड़ने वाला है। देखिए, एक फॉर्मूला काम आया लोकसभा चुनाव में और उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाकर काम करने की तैयारी है। संविधान का मुद्दा हम सबको याद है कि कैसे लोकसभा चुनाव में बहुत गरमाया था और फिर उसकी वजह से रिएक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ। समाजवादी पार्टी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी लोकसभा चुनाव में, और उन सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र वर्चस्व था, वो सीटें तक भारतीय जनता पार्टी के हाथों से खिसक गई। उसी कड़ी में अब इस राजनीति को विधानसभा में भी दोबारा इस कार्ड को खेलने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। हालांकि कितना कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन हाँ, काशीराम जयंती को पीडीए दिवस मनाने की जो तैयारी है समाजवादी पार्टी के लिए, सीधे तौर पर उस वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने की ये बड़ी कोशिश है। बीते दिनों हमने देखा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी में शामिल हुए तमाम बसपा के कई सारे चेहरे, हजारों की तादाद में, जो कभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ हुआ करते थे, बसपा के कैडर के लिए काम कर रहे थे, ओवरसीज कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा गया। और अब ये तैयारी है कि बसपा का वो कैडर वोट कहीं ना कहीं उसे ये बताया जाए कि वो समाजवादी पार्टी बसपा के तर्ज पर काम कर रही है और समाज के लिए काम कर रही है। तो ये एक बड़ा कार्ड खेलने की समाजवादी पार्टी की कोशिश है, और कितना कामयाब होगा जैसा कि मैं कह रहा हूं वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, इसका फायदा पहले समाजवादी पार्टी को हुआ है गाहे बगाहे, और अब दोबारा उस कार्ड को और बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी खोलने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, बिल्कुल अभिषेक, मैं आऊंगी आपके पास। श्रेया, एक तरफ देखा जा रहा है तो अखिलेश यादव दलित वोट बैंक पर नजर टिकाए हुए हैं, वो लगातार इसको लेकर अलग अलग जिलों में पीडीए दिवस के तौर पर वो तैयारी में जुटे हुए हैं। पीडीए दिवस मनाया जाएगा, दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बसपा की नजर इस बार ब्राह्मण वोट बैंक पर भी है। ये कितना भारी पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो सरकार बनाई थी 2007 से 2012, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को लगभग 30% वोट मिला था और 206 सीटें आई थी। तो ये केवल दलितों के वोट से संभव नहीं है, उसमें दलितों ने वोट दिया, सर समाज से अगड़ों ने वोट दिया, ब्राह्मणों ने, क्षत्रिय ने, सभी ने वोट दिया, तो वो सरकार बनती आई। तो जब बीएसपी की सरकार बनी तो बहन जी ने सभी के लिए काम किया, सभी प्रदेश के सभी वर्गों के लिए काम किया, प्रदेश में विकास किए। उत्तर प्रदेश को पहला एक्सप्रेसवे दिया, जिसको यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश को पहला रेसिंग वो जो क्या बोलते हैं, फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए जगह उपलब्ध कराई, और कई स्टेडियम बनवाए खेल कूद के लिए, यूनिवर्सिटी बनवाई, पांच यूनिवर्सिटी बनवाई, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनवाई, लखनऊ में यूनिवर्सिटी बनवाई, उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनवाई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, केवल बसपा के काम किए कामों का नाम बदलते रहे। कासगंज जिले का नाम बदलकर बहन जी ने उसको कांशीराम साहब के नाम से किया था। अगर आपको कांशीराम साहब से इतना ही प्यार था, इतनी ही श्रद्धा थी, तो आपने उनके बने जिले का नाम क्यों बदल दिया? उनके नाम पर बनी छुट्टी को क्यों कैंसिल कर दिया?
और तो और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके एक बड़े नेता जो आजकल जेल में हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया तक कह दिया था। वो बयान उस समय काफी सुर्खियों में रहा, बोला कि सामने वाला प्लॉट भी मेरा है। तो आप लोगों का चाल चरित्र चेहरा जो है, ये न्याय का चेहरा नहीं है। आप सबसे बड़े आप लोग समाजवादी नहीं हैं, आप लोग सामंतवादी हैं, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि दलितों का जो स्थिति है, जो आपके यहाँ जैसे खेतों में काम करते थे, वो आज भी आप वही स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, वहां आज भी जो सामंतवादी लोग हैं, आज भी दलितों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन मैं अपने गांव का तीसरा पीएचडी स्कॉलर, बोल लेने दीजिए, मैं अपने गांव का तीसरा पीएचडी किया हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन आज भी हमको उसी नाम से बुलाते हैं, जो हमारा जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो नाम दिया गया जाति। तो 2024 का लोकसभा चुनाव कोई नहीं भूल सकता। दलितों का भी पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला, 37 सीट जीत गई समाजवादी पार्टी। पीडीए वाला ही फॉर्मूला तब भी चला था और अब भी एक तरह से कहा जाए कि कांशीराम जी की जयंती पर पीडीए दिवस अगर मना रही है समाजवादी पार्टी, तो फिर ये चीजें कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब 2027 में समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट नहीं मिलने वाला है, अति पिछड़ों का वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो सारे लोग बीएसपी में लौट आए हैं। ये 9 अक्टूबर की जो ऐतिहासिक रैली में बहन जी ने जो भीड़ जुटाकर इसका कर दिया है, इस बात की पुष्टि कर दी कि दलित से अपने बीएसपी में लौट आया है। चलिए ठीक है, अतुल यादव जी, वोट नहीं मिलने वाला 2027 में दलितों का, दलित वापस से लौट आए हैं, एक बार फिर से बसपा पर भरोसा जता रहे हैं, यह दावा बसपा की तरफ से किया जा रहा है। और जो रैली हुई थी, उस रैली में हमने भी देखा था कि बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, जो फॉलोअर्स हैं बहन जी के, वो पहुंचे थे और कहीं ना कहीं 80 to 90% वो समर्थक, वो फॉलोअर वोट बैंक में कन्वर्ट हो भी जाएंगे, वोट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अपूर्वा सिंह जी, उस रैली में जो लोग पहुंचे थे उन्हें बड़ी निराशा हुई थी। आपने कहा कि मैंने भी देखा, सोचा था, मैं भी उस समय लखनऊ और वहीं पे था। हुआ क्या, आपके चल पर मैं बैठा भी था। हुआ क्या कि बहन जी के द्वारा विरोधियों यानी विपक्षी दलों को कोसा गया, सत्ताधारी पक्ष के पक्ष में एक भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई। इसी से साबित हुआ था कि वो कहां पर है। अब सुनते रहिएगा। दूसरी चीज है कि जो दलितों पर इतना सारा अत्याचार हुआ, समाजवादी पार्टी ने बात उठाई। अगर कहीं पे कोई दलित के विषय में कोई बात आई, समाजवादी पार्टी ने बात उठाई। हमारे मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा बात उठाई गई। पीडीए वर्ग पर कहीं पे भी कोई बात हुई, हम लोग पहुंचे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे। तो पीडीए वर्ग जानता है, दलित वर्ग जानता है कि इस समय समाजवादी पार्टी ही उनकी सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ही उनके सम्मान को बरकरार रख सकती है, उनके हितों को बरकरार रख सकती है। मान्यवर कांशीराम जी की जयंती को समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस के रूप में मनाने जा रही है। ये खुशी की बात है कि हम सब मिलकर के उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं और जनता तक उनकी अलग को जगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है समता मूलक समाज की बात करती है, हम समाज के उत्थान की बात करते हैं और समाज के उत्थान की बात करते हैं। दलित समाज को समाजवादी पार्टी पे विश्वास जगा और उन्होंने 2024 में हमारी तरफ वोट किया और हमारे 37 सांसद लोकसभा में है। ये जनता ने देखा, उत्तर प्रदेश की जनता का मैं सादर धन्यवाद करता हूं। और रही बात 2027 में समाजवादी पार्टी की तरफ जो पीडीए का वोट बैंक, जो हमारा पीडीए का नारा कह लो या पीडीए वोट बैंक कह लो, ये सब मिलकर के 2027 में समाजवादी पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। और हमारे मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मान्यवर कांशीराम जी की जयंती को मनाने के लिए, हम सब मनाने जा रहे हैं। और रही बात किसी महापुरुष की जयंती मनाने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, अगर हमारे कोई पैनल पे बैठा हुआ किसी को आपत्ति हो बता सकता है। अगर किसी के द्वारा किसी के विचारों देवेंद्र प्रमुख जी, ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, बीजेपी को लगता है कि कांशीराम जी की जो एक लेगेसी है, जो विरासत है, उसे लेकर चलने की जो होड़ इस वक्त समाजवादी पार्टी और बसपा में है, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो रहा है। अभी अतुल जी ने कहा कि जो रैली हुई बहन जी की, उस रैली में उन्होंने बीजेपी की तारीफ कर दी, तो फिर वो बीजेपी की बी टीम बन गई। देखिए अपूर्वा जी, हम डिबेट में कई डिबेट हमें सुबह से शाम तक करनी पड़ती है, तो बेवजह की बातों पर जोर लगाएं, चिल्लाएं या व्यक्तिगत जाएं, हम जाते नहीं। कांग्रेस के मित्र हमें आईना दिखा रहे थे, हम वहां भी नहीं जाना चाहते।
हमने 1952 नहीं, हम 1947 की बात बताते हैं। तो 1947 में देश के साथ क्या क्या हुआ था। दलित प्रेम होता ना, अगर दलित और मुस्लिम के लिए कोई एक कांग्रेस करती तो आज उनकी स्थिति ये नहीं होती। 1949 की बात बता दो। रुक जाइए आप बीच में राजेंद्र मत जी, बोलिए। अरे हिम्मत रखिए, आपने ये तय किया था, राजेंद्र जी, बीच में रुक जाइए। इंटरप्ट ना करें। आप सुन लीजिए, उसके बाद कर लेना कितना जोश है। अरे आपने बोला किसी ने इंटरप्ट नहीं किया राजेंद्र जी, आपने बोला किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। सुनने की भी थोड़ी सी क्षमता रखिए सर, सुनने की भी क्षमता रखिए। हुए हैं वो भी बता कांग्रेस दो। की देन है। 1949 की मुसलमान हो, अभी रुक जाइए राजेंद्र सागर जी, राजेंद्र सागर जी रुक जाइए सर। आप बोलने लायक हो क्या? अरे एक बार बताइए कि इमरजेंसी में क्या हुआ था, 84 में क्या हुआ था, यूएन में क्यों गया पाकिस्तान भारत का मुद्दा, किसका जवाब दोगे तुम? ये डीएन नहीं डाक जा रहे यार, आज तक भी पूरी कांग्रेस जमानत पर है। शर्म आनी चाहिए, बोलने लायक नहीं हो और बीच में आके बोलते हो, क्या बोल सकते हो तुम लोग? अरे 15 ठीक है राजेंद्र सागर जी, अब बीच में रुक जाइए सर। अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं, अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आपने बोला किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अब कम से कम आप उनकी बात तो सुनिए, अपनी बारी में बोलिएगा। रुक जाइए राजेंद्र सागर जी, ऐसे नहीं सर, चर्चा ऐसे नहीं होगी, चर्चा ऐसे नहीं होगी सर। चर्चा कर रहे हैं, अब आप बहसबाजी पे आ जाएंगे। रुक जाइए। गद्दारी का परिणाम है। खत्म होने का कारण हो रहा है। संविधान में डूब रहे हो, इससे पहले ये आपका काम है। राजेंद्र सागर जी, क्या परेशानी हो रही है सर? बात सुनने में क्या परेशानी हो रही है? बात सुनने में क्यों इतनी परेशानी हो रही है राजेंद्र जी? अरे सर आपने बोला, कम से कम आप सुनने की क्षमता भी तो रखिए, वो संयम रखिए, वो पेशेंस रखिए कि आप भी सुन पाए सत्ता पक्ष को। आप जैसे लोगों के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए बीच में बोलते हो। अगर हिम्मत है तो और नोट कर उसके बाद जवाब देना। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, रुक जाइए राजेंद्र जी। सर इस तरह से मैं चर्चा आपके साथ फिर आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी सर, अगर आप इस तरह से बीच में इंटरप्ट करेंगे। इन्हें आज भी पेट में दर्द है, ये बीएन राय का नाम लेके आज भी उसको विवादित करना चाह रहे हैं संविधान को। अरे पूर्वाजी ने समझो या भूतने के लिए। देखिए राजेंद्र सागर जी, अगर हम यहाँ पर फिर कांग्रेस के लेगेसी की बात करने लग जाए ना, तो वो तो आप अभी भी नहीं चल पा रही है। अब आप राजीव गांधी जी की कांग्रेस की बात करें, इंदिरा गांधी जी के वक्त की कांग्रेस की बात करें, नेहरू जी के वक्त की कांग्रेस की बात करें, तो वो कांग्रेस अलग थी। अब जो राहुल गांधी जी की कांग्रेस है ना, वो बिल्कुल अलग है सर। वो लेगेसी अब आप लोग बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, ये चीज अब आप मान लीजिए। वो विरासत आप नहीं संजो पा रहे हैं, वो विरासत राहुल गांधी जी नहीं संजो पा रहे हैं। ठीक है सर, कोई बड़ा चेहरा अब कांग्रेस में नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में। अब आप क्या 27 में करेंगे ये तो वक्त बताएगा। चलिए ठीक है, अब रुक जाइए राजेंद्र सागर जी, मैं आऊंगी आपके पास वापस। ऑडियो डाउन करिए इनका। अभिषेक, ये जो लेगेसी वाली जो लड़ाई चल रही है ना समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में, कि कौन कांशीराम जी की जो विरासत है, जो लेगेसी है, उसको लेकर आगे बढ़ रहा है, इसका कहीं ना कहीं जो लड़ाई है इसका फायदा बीजेपी को हो रहा है या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए पिछले चुनाव में तो ठीक ऐसा ही हुआ जैसे आप बता रही हैं कि ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये सिर्फ लेगेसी की नहीं, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो इस लेगेसी की विचारधारा को अपना मानता है और उस पक्ष में वोट करता है कि वो उनकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगा, संविधान के रक्षकों के साथ आगे बढ़ेगा, जिन्होंने संविधान रचा उनके साथ आगे बढ़ेगा और इस विचारधारा के वोट को ही साथ लेने की पूरी होड़ है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहले भी हुआ। सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा खाका भारतीय जनता पार्टी ने खींचा और ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, कई जगह कारगर साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन जातिगत आधार पर छोटी जातियों के नेताओं को भी साथ जोड़कर एक बड़ा मोर्चा तैयार किया गया और जिसको एक बड़ा, जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था कि एक गुलदस्ता तैयार होता था, उसमें सब जातियों के नेता होते थे और फिर वो साथ आते थे और सरकार बन जाती थी। ऐसे ही कभी मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी किया गया, जब वो समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी पार्टी में उस दौरान के जो नेता थे, जिन्हें भी हम याद करें तो कई सारे नाम आपको सभी जातियों के नजर आएंगे, चाहे जनेश्वर मिश्रा हो, मोहन सिंह, कई सारे नाम हैं इस तरह के। और इस फॉर्मूले का कामयाब होना ये बात बताता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर वोट हुए हैं
होते रहे हैं, आने वाले वक्त में फिर से जातिगत राजनीति जिस तरह से बढ़ी है फिर होंगे। इसी वजह से ये लेगेसी और इस वोट बैंक को अपनी तरफ करने, अपनी तरफ मोड़ने के लिए तमाम तरीके के प्रयास, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर बसपा का अपना वोट शेयर वापस लाने की कवायदें हो। हालांकि रैली हुई, उसमें बहुत बड़ा जनसैलाब उबड़ा था और उसे देखकर तो बिल्कुल ये लगता है कि दो चुनावों में जिस तरह बसपा का परफॉर्मेंस नहीं रहा उस तरह का, हो सकता है कि इस बार वो वोट वापस आ जाए। इस तरह की भी चर्चाएं हैं, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब राजनीतिक दलों की तरफ से उनका अपना वोट बैंक और जो वोट शेयर है, जो जिसको कहते हैं जो मैजिकल वोट है, जो उस आंकड़े तक पहुंचाता है, वो वोट शेयर साथ हो, और वो हमेशा से वही वोट शेयर रहा है। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि किस राजनीतिक दल का कौन सा फॉर्मूला उस वोट शेयर को साथ लाने में कामयाब होता है। लेकिन हाँ, कई बार इस प्रतिद्वंदिता की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है पिछले चुनाव में, और इस बार भी जिस तरह की होड़ लगी हुई है, हो सकता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। हालांकि वो आने वाला वक्त तय करेगा, अभी इस बात को कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, राजनीतिक दलों की तरफ से जिस तरह के फॉर्मूले या जिन नेताओं को साथ लेकर चुनाव से पहले तैयारी शुरू हुई है, इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी कार्यालय में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ज्वाइनिंग के वक्त फूल बाबू ने भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि बहुजन समाज पार्टी ही समाजवादी पार्टी है। बाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसको ठीक किया कि नहीं, बहुजन समाज ही। बिल्कुल अभिषेक, और हमने लगातार ये देखा भी है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो दलितों के लिए आज भी मायावती पहली पसंद के तौर पर है। बसपा आज भी पहली पसंद है दलितों के लिए, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे मायावती जी एक प्रतिनिधि के तौर पर ये पसंद हमने लगातार देखा है। ठीक है, कुछ वक्त के लिए बसपा कमजोर जरूर हुई थी, बहन जी ग्राउंड लेवल पर उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं हुई थी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को हुआ था। श्रेयास जी, यही चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि काशीराम जी ने एक वक्त में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चुनौती दी थी, और कांग्रेस की पारंपरिक दलित वोट बैंक की जो राजनीति थी उससे अलग होकर उन्होंने बसपा की उन्होंने स्थापना करी है। अब क्या लग रहा है कि बसपा की आगे रणनीति क्या होगी? कोई तीसरा मोर्चा होगा या अकेले ही 27 की लड़ाई बसपा लड़ने वाली है? ब्राह्मण वोट बैंक आपके लिए इस वक्त काफी ऐसा माना जा रहा है कि एक मजबूती आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अभी कांग्रेस के भाई साहब बात कर रहे थे जो, तो इन्होंने बोला कि हमने बाबा साहब को अंतरिम सरकार में शामिल करा, बहुत सारी बातें बोल रहे थे। लेकिन हमें किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद अपनी पुस्तक लिख के गए हैं कि अछूतों के लिए गांधी और कांग्रेस ने क्या किया है, उसको पढ़ लीजिए आप। उसमें उन्होंने खुद बोला है कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया है। तो कांग्रेस का तो उन्होंने अपने शब्दों में ही खंडन कर दिया है। तो हमको लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को या कांग्रेस पार्टी को इस किताब को पढ़ लेना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस के लिए क्या कहा है। दूसरी बात है, जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने जब कांशीराम साहब अपना एक्टिविज्म कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कांशीराम साहब को सीआईए का एजेंट बताया। और सुन लीजिए, कांशीराम साहब के एक्टिविज्म के बाद ही, कांशीराम साहब के सक्रिय राजनीति में आने के बाद ही, तब जाकर उतने दिनों तक बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? आप तो अपने परिवार के लोगों को एक लाइन से भारत रत्न दे रहे हैं, और आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। पोस्टह्यूमस 1990 में भारत रत्न मिलता है, वो भी उसमें कांग्रेस का कोई सहयोग नहीं। आप कांशीराम साहब के आंदोलन से घबरा कर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से किए जाने के लिए नामांतर आंदोलन चल रहा था यूनिवर्सिटी का। तो बहुत सारे लोग उसमें अपनी जान दिए। तो बाबा साहब के नाम पर वो यूनिवर्सिटी का नाम हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। लेकिन तब कांशीराम साहब ने इस बात को रखा मजबूती से कि आप लोग अपनी सरकार बनाइए, आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से संस्थान बना लेंगे। तो इस बात से घबराकर कांग्रेस ने 1984 में यूनिवर्सिटी की मांग कहां हो रही है? महाराष्ट्र में। और यूनिवर्सिटी कहां दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश लखनऊ में। कि कहीं ऐसा ना हो कि कांशीराम के आंदोलन की वजह से हमारा वोट शिफ्ट होकर, कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीएसपी में चला जाए।
देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है महाराष्ट्र में और यूनिवर्सिटी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आज भी वो यूनिवर्सिटी मौजूद है। मैं शुक्रिया करूंगा कांग्रेस को कि देर सही सही लेकिन उन्होंने बाबा साहब को सम्मान दिया और बाबा साहब के नाम से यूनिवर्सिटी बनवाई। लेकिन ये विशुद्ध रूप से राजनीति है। मांग हो रही है महाराष्ट्र में और दे रहे और यूनिवर्सिटी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मतलब जहां राजनीतिक लाभ देख रहे हैं वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी बना ली। ठीक है श्रेया साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल यादव जी, अब क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे थे जी, जवाब दीजिए। लगता है आपको कि ये जो पीडीए वाला जो फॉर्मूला आप इस बार भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार आपने दिन बहुत खास चुन लिया है, कांशीराम जी की जयंती, इसको लेकर अखिलेश यादव जी भी लगातार जुट गए हैं, हर जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं, ये फॉर्मूला इस बार भी काम कर पाएगा? अपूर्वा सिंह जी, आपके चैनल पर मैं बाखूबी बोल रहा हूं और समझिएगा, समाजवादी पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में बहुत सशक्त रहा और हम उस पर कामयाब भी हुए और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी हम इस पे कामयाबी हासिल करेंगे। क्योंकि पीडीए में पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है, अगड़े भी हैं, सभी लोग हैं और सभी लोगों ने इस नारे को सार्थक बनाया। सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। आगामी चुनाव में अब 2027 का चुनावी बिगुल है और जो हम लोगों का ये नारा है, ये सार्थक नारा है, इसी नारे के साथ हम जनता के बीच में चले, हम जा चुके हैं। और रही बात मान्यवर काशीराम जी की जयंती को हम जो है पीडीए दिवस के मनाने जा रहे हैं और हम एक चीज बताइए, अगर वाकई में किसी महापुरुष की जयंती हम मना रहे हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, आप जयंती मनाइए। एक मिनट अतुल यादव जी, आप जयंती मनाइए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है इससे ना तो बसपा को कोई आपत्ति होगी, ना ही बीजेपी को आपत्ति होगी। लेकिन ये जो काशीराम जी की जयंती के मौके पर ये जो आप पीडीए दिवस मनाने की जो आप बात कर रहे हैं ना, आपत्ति इससे हो रही है लोगों को। ये तो फिर वही चीज होगी, काशीराम जी की जयंती के नाम पर आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं। एक चीज ये पूछना चाहते हैं, बड़ी कृपा होगी आपकी। नहीं मैं बता रहा हूँ, जिले का नाम क्यों बदल दिया तो बता दीजिए। जिले का नाम सुन लीजिए, ठीक है, जवाब दीजिए। अच्छा नहीं लगता। देखिए, जो समाजवादी पार्टी हमेशा महापुरुषों का आदर सम्मान करती है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश है, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्तागण जिले का नाम बदल दिया था। आप तो रविदास जयंती मना रहे हैं। सुन तो लीजिए, हम सारी जयंती मनाएंगे, आप लोग नहीं मना पा रहे हैं, आप डर के मारे नहीं मना पा रहे। ठीक है, एक एक करके हाँ। समाजवादी पार्टी मना रही है, आप तो दलितों के दुख सुख में भी नहीं पहुंच पाते, तो उसमें हम क्या करें? समाजवादी पार्टी पहुंची है, दुख सुख जो समाजवादी पार्टी दूर कर रही है। आप लोग राजनीति करिए, एक दल से मिलकर दादा जैसा आपको दिशा निर्देश देंगे वैसे दिशा निर्देश का पालन करते हुए चलिए। समाजवादी पार्टी जो है दलितों के साथ खड़ी है, पिछड़ों के साथ खड़ी है, अन्य के साथ खड़ी है। और बाबा साहब के अम्बेडकर का, बाबा साहब का जो बनाया संविधान है उसकी रक्षा के साथ, उसकी रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी पीडीए नारे के साथ खड़ी हुई। जनता ने हमें सलाह। ठीक है अतुल यादव जी, अब मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि देखिए वक्त की भी कमी है और इस वक्त इशारा कर रहा है कि अब हम क्लोजिंग कमेंट सभी मेहमानों से ले ले। सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। इस बार देखा जा रहा है कि बसपा का जो मुख्य फोकस है वो ब्राह्मण वोट पर है। इससे क्या लगता है, ये सीधे बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश है? और पीडीए वाली जो एक ट्रेंड है जो 2024 से लेकर चल रही है समाजवादी पार्टी, जिसका फायदा भी एक वक्त में समाजवादी पार्टी को हुआ है, वो अब काशीराम जी की जयंती के दिन पीडीए दिवस मना रही है। ये दो चीजें क्या बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है? देखिए, हम डंके की चोट पर बोल रहे हैं अपूर्वा जी कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी, मैंने जो बड़ी बात कही थी, बड़ा दिल रखना चाहिए, जो जितनी बार समाजवादी रही है उतनी बार वो भी मुख्यमंत्री रही है, तो उनका कद जो है, उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना या इस तरीके की डिबेट में आकर जो है खत्म करनी है किसी पार्टी की बी टीम होगी। जब आपको कोई बी टीम कहेगा 4 बार के मुख्यमंत्री को, तो चीस लग जाती है, नेताजी तक जो है चीस लग जाएंगे, अखिलेश की तो बात छोड़िए। तो आप किसी बड़े नाम को नकार नहीं सकते। दलित इस देश का सम्मान है, उनकी आबादी है, उनकी हिस्सेदारी है। दलित और ओबीसी दोनों एक ही समूह से जुड़े हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इनका शोषण हुआ है, 75 वर्षों तक इनकी वोट की राजनीति हुई है, चाहे कांग्रेस रही हो या कांग्रेस से मिले हुए दल रहे हो प्रदेश वाइज, वामपंथी भी हो सकते हैं, मुझे कहने की कोई डंके की चोट पर नहीं है। सबे वोट की जरूरत थी, किसी ने कोई काम नहीं किया। मेरे साथी जो बैठे हैं दलित चिंतक, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो तथ्य पर बोले हैं।
एक एक साथ सबूत के साथ बोले हैं, और सबूत की बात को जो है ना आप जोर लगाकर काट नहीं सकते। और जिसकी तरफ एक उंगली उठा रहे हो ना, तीन अपनी तरफ उठ रही हैं। जिनका दागदार जिस दिन देश आजाद हुआ था, धर्म के नाम पर बंटवारा होता, उसी दिन कांग्रेस ने गद्दारी शुरू कर दी थी। अब वो गद्दारी इतनी चली कि जब कश्मीर की बात आ रही थी तो यूएनओ में जाकर कबूतर उड़ाए नेहरू ने, तब की कश्मीर में सेना खड़ी थी भारत की। क्या ताकत थी उस पाकिस्तान की? अरे बंटवारे में सब कुछ तो दे दिया तुमने, बाद में बीज और वो दिया। और वो जो आपने की थी बेईमानी, वो पहली बेईमानी थी। ठीक है देवेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। क्लोजिंग कमेंट श्रेयाज जी से। श्रेयाज जी, मायावती जी को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि 2027 में जो 2007 में जो उनका मॉडल चला था, वो क्या 2027 में काम कर पाएगा? और अगर वो किंग मेकर बनने के लिए लग रहा है कि वो है एक प्रबल दावेदार के तौर पे, अगर वो चुनाव हार भी जाती हैं या जीत जाती तो भी एक किंग मेकर की भूमिका हर बार नजर आती है। ठीक है श्रेयाज जी, अभी रुक जाइए राजेंद्र सागर जी, देवेंद्र जी रुक जाइए। सवाल मेरा भी श्रेयाज जी से है, रुक जाइए सर प्लीज। अब इस तरह से आप लोग बीच में बहस मत करिए, रुक जाइए। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र जी सर आपकी बात कंप्लीट हो गई, मुझे क्लोजिंग कमेंट ले लेने दीजिए श्रेयाज जी से क्लोजिंग कमेंट ले लेने दीजिए सर। चर्चा खत्म करनी है, निष्कर्ष तक पहुंचना है। रुक जाइए प्लीज राजेंद्र सागर जी। ठीक है राजेंद्र जी, देवेंद्र जी प्लीज सर, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं, रुक जाइए। चलिए ठीक है सर, हो गया। क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ सर, चर्चा खत्म करनी है, अभी रुक जाइए सर, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, 2 मिनट ही है। श्रेयाज जी ठीक है, जवाब दीजिए श्रेयाज जी। किंग मेकर वाली भूमिका नजर आ रही? अरे रुक जाइए देवेंद्र जी सर, आप तो इतने बड़े, आप तो सीनियर प्रवक्ता हैं सर। देवेंद्र जी आप तो सीनियर प्रवक्ता है सर, रुक जाइए। चलिए ऑडियो डाउन करिए, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी सर। मैं क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ, आप दोनों बहस किए जा रहे हैं सर, ऐसे थोड़े होगा। चर्चा खत्म करनी है सर, समाप्त करना है, शुरू नहीं कर रही हूं मैं। अगर मेरी आवाज आप दोनों को मिल रही है, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है सर, आप दोनों म्यूट हैं, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही। राजेंद्र जी आपकी भी आवाज नहीं जा रही है सर, कोई फायदा नहीं है बोलने का, मत बोलिए, म्यूट हैं आप, रुक जाइए, कोई फायदा नहीं है सर बोलने का, रुक जाइए। देवेंद्र जी और भी मेहमान है सर हमारे साथ, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं प्लीज। अब देवेंद्र जी आप तो इतने सीनियर प्रवक्ता हैं सर। ठीक है श्रेयाज जी जवाब दीजिए। बोलिए ठीक है श्रेयाज जी, अरे रुक जाइए देवेंद्र जी राजेंद्र सागर जी। आवाज भी खड़ी थी, जोश भी था। चलिए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, देवेंद्र जी, राजेंद्र सागर जी, प्रोफेसर श्रेयात और अतुल यादव जी। चूंकि देखिए अब लोकतंत्र में अगर हम देखें तो इस वक्त मायावती जी भी खूब चर्चाओं में है, जैसा कि उन्होंने एक उम्मीदवार का नाम भी घोषित किया। हालांकि उसे प्रभारी के तौर पर अभी उन्होंने आधिकारिक तौर पर घोषणा उसकी की है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अंतिम उम्मीदवार भी यही होते हैं। क्या अब मायावती जी जिस तरह से एक्टिव हुई हैं और समाजवादी पार्टी काशीराम जी की जयंती को जिस तरह से भुनाने की कोशिश में है पीडीए दिवस के तौर पर, क्या ये फॉर्मूला 2027 में काम आएगा? मायावती जी का 2007 वाला मॉडल क्या 2027 में काम आएगा? क्या वो किंग मेकर की भूमिका में एक बार फिर से निकल के सामने आएंगी? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हमें 27 में ही मिलने वाले हैं। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में, इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।